एपिसोड 15 की शुरुआत होती है और हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं, जहां दो आदमी मेंटेनेंस का काम खत्म कर कर जाने की तैयारी में होते हैं। और ठीक सामने बैंक में से नोटों से भरी दो बैग लेकर दो सिक्योरिटी ऑफिसर उस बैग को कार में रखते हैं। तभी दो आदमी उसे फॉलो करते करते उस सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देते हैं और बैग लेकर अपने साथ चले जाते हैं। फिर जाके हमें पता चलता है कि वो सोची समझी एक बैंक रॉबरी होती है। उसके बाद वो दोनों बैग अपनी वैन में डालकर वहाँ से जाने की तैयारी में होते हैं। तभी उनका तीसरा पार्टनर आ जाता है और वो उन्हें शूट कर देता है और दोनों बैग और वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ उस आदमी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की प्रोसेस चल रही होती है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि इसे ऑक्सीजन देना, क्योंकि इसने खूब सारा पानी पिया है। और यह हादसे को बैंक रॉबरी के 3 दिन बाद का होता है। आगे हम देखते हैं ये सारी अपडेट टीवी पर लाइव दिखा रहे होते हैं और बैन, ग्रेस और जिक इस न्यूज़ को लाइव देख रहे होते हैं। न्यूज़ की अपडेट सुनकर ग्रेस कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी 4 दिन तक पानी में डूबा रहे और वो मारा भी ना हो। बैन कहता है, हो सकता है, क्यों, जिक भी हमें ऐसे रहस्यों से भरा मिला है। बैन आगे कहता है, सवाल ये होना चाहिए कि जिक हमें 6 हफ्ते बाद मिला था, जबकि फ्लाइट 828 लैंड होने के पहले हफ्ते में मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और तभी मिशेल बैन को कॉल करती है और वो कहती है, मैंने तुम्हें कुछ पिक्चर सेंड किए हैं, देख लेना। वो आगे कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, 4 दिन तक पानी में रहने के बावजूद वो आदमी जिंदा है, ना ही उसे कुछ इंजरी हुई है, ना ही उसके लंग्स में पानी भरा है। बहन कहता है, हो सकता है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ ये सब कुछ होना काफ़ी ज़्यादा कम हो। मिशेल कहती है, ऐसा नहीं है, वो ड्राइवर सीट पे था और जैसे ही मैंने डोर ओपन किया सारा पानी बाहर आ गया और एकदम से वो मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और ये सुनकर बैन कहता है, जैसे कि भेड़िया, स्कैल ने पेंटिंग में ऐसा ही कुछ दिखाया था। मिशेल कहती है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। दूसरी तरफ बैन ग्रेस से कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। और ये सुनकर जिक भी कहता है कि ये सब कुछ मुझसे शुरू हुआ है, तो मैं भी उसे देखना चाहूँगा। आगे हम देखते हैं उस आदमी को हॉस्पिटल लाया जाता है और पीछे से मिशेल भी आ जाती है। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है और वो कहता है, ये सब क्या है। वो कहती है कि स्कैल ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे हुआ है। जेरिड कहता है, तुम्हारा मतलब फ़्लाइट 828 से है, सारा कुछ जुड़ा हुआ है। मिशेल कहती है, हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जिक नाम का आदमी हमें मिला है और उसका कहना यह है कि वो जिस जगह पे था उस जगह उसने कुछ ही दिन निकाले हैं, जबकि पूरा 1 साल गुजर चुका है और उसके हिसाब से ये 2017 साल चल रहा है, जबकि हमें पता है कि ये 2018 साल है। ये सुनकर जेरिड कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, और वो भी आज के टाइम में, और तुमने भी कैसे भरोसा कर लिया। तभी सैनवी वहाँ आ जाती है और वो कहती है, चलो जाकर उसे देखते हैं। और कुछ ही पल में बैन और जिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी बैन जिक की मुलाकात जेरिड से करवा देता है। जेरिड कहता है, हाँ मुझे पता है, मिशेल ने मुझे इसके बारे में बताया था। जेरिड का ये एटीट्यूड देख के जिक थोड़ा सा अजीब फील करता है। बैन कुछ आगे निकलने के बाद जेरिड जिक से कहता है कि मेरी नज़र तुम पर है। फिर जाकर जिक को बैन के मुंह से पता चलता है कि मिशेल और जेरिड के बीच में रिलेशन है। अब वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आगे हम देखते हैं मिशेल और सैनवी उस आदमी के बारे में बात करते हैं। मिशेल कहती है, वो आदमी 3.5 डे पानी के अंदर था, मतलब 3 दिन और चौथा आधे दिन। सैनवी कहती है, कितने टाइम तक। मिशेल कहती है, 9:40 PM तक। सैनवी कहती है, 82 आवर्स और 8 मिनट, मतलब 8 to 8। और तभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नीचे गिरने की आवाज़ आती है। सैनवी को वो सब याद आने लगता है जो पिछली बार उसके साथ हुआ था और इस वजह से उसके ब्रेन में एक स्ट्रोक आ जाता है। और इससे ये पता चलता है कि सैनवी को उस हादसे के बाद दिमाग के ऊपर एक गहरा असर हो चुका है। आगे मेडिकल टीम उस आदमी को चेक करती है, तब उन्हें पता लगता है कि इसके लंग्स में ना ही पानी होता है और ना ही इसे कोई कार्डियक अरेस्ट आ चुका होता है। और ये देखकर उन्हें अजीब लगता है। तभी वो आदमी एकदम से वायलेंट बिहेव करने लगता है और वो मिशेल से ये कहता है कि मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, तो तुम यहाँ पर कैसे हो। मिशेल तुरंत समझ जाती है कि ये एक कॉलिंग है। मिशेल उसे आगे पूछने की कोशिश करती है, तब मेडिकल टीम उसे कहती है कि ये एक उसके दिमाग का स्ट्रोक है, ना ही कोई सच्चाई। वो आदमी कहता है कि एक्सप्लोजन से लेकर सारे के सारे लोग मर चुके हैं, तब तुम यहाँ पर कैसे हो। और मिशेल आगे जानने की कोशिश करती है, तब मेडिकल टीम उन्हें बाहर निकाल देती है।
के बाद वो टीम उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वो पूरी तरह से शांत हो जाए। कुछ देर बाद मिशेल बैन को ये सारे हादसे के बारे में कहती है। तभी सैनवी बैन से ये कहती है कि वो आदमी कह रहा था कि सारे लोग मर चुके हैं। आगे सैनवी मिशेल से पूछती है कि उस आदमी का नाम क्या है। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम जेम्स क्रिपिंग होता है और वो रॉबरी करके भागा हुआ एक मुजरिम है। मिशेल कहती है पता नहीं इस कॉलिंग का मतलब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बहन कहता है ये सब हादसे एक के पीछे एक हो रहे हैं। तभी जीक कहता है जैसे कि मैं मिला हूँ। बहन कहता है मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस सब के पीछे लॉजिक क्या है। जीक कहता है इसका जवाब तो सिर्फ मिशेल दे सकती है। जीक आगे कहता है कैल ने मुझे एक पेंटिंग बना कर दी है और ये आगे की कॉलिंग है और उसमें तुम्हारे ऊपर एक भेड़िया अटैक कर रहा है। मिशेल कहती है इस सब का मतलब क्या है। तभी बैन और सैनवी ये कहते हैं कि उस आदमी के होश में आते ही हमें इस सब का जवाब मिल सकता है। सैनवी आगे कहती है कि मिशेल और जिक तुम दोनों संभाल कर रहना, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सैनवी जाने के बाद मिशेल बैन से कहती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वो अभी तक उस हादसे से बाहर नहीं निकली है। आगे हम देखते हैं जिक और मिशेल उस आदमी से मिलने आते हैं। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है। जेरिड जिक से पुलिस की पावर दिखाकर सवालत करता है। तभी मामला शांत करने के लिए मिशेल जिक को अपना फ्रेंड बताकर जेरिड से इंट्रोड्यूस करवाती है और जिक से जेरिड मेरा ड्यूटी पार्टनर है ये बोलकर इंट्रोड्यूस करवाती है। और ये देखकर जेरिड को काफ़ी हैरानी होती है। तभी हमें साफ साफ पता चलता है जेरिड जिक से काफ़ी जलने लगा है और इस बात का अंदाज़ा जिक को हो जाता है। वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जिक जाने के बाद जेरिड मिशेल से कहता है ये सब क्या चल रहा है। पहले जिक अब यह आदमी, तुम कैसे इन सब बातों पे भरोसा कर सकती हो, और ख़ास कर जिक के ऊपर। इस बात पर मिशेल कहती है कि जिक के बारे में हमें कॉलिंग से पता चला था और इस आदमी के बारे में भी हमें कॉलिंग से ही पता चला है, बस मुझे ये पता लगाना है इन सब के पीछे कनेक्शन क्या है। इतना कहकर मिशेल वहाँ से चली जाती है। आगे हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अब होश में आ चुका है और उसे मिलने मिशेल आ जाती है। मिशेल कहती है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस पानी में से बाहर निकाला था, मैं डिटेक्टिव हूँ। वो आदमी कहता है क्या ये हॉस्पिटल है। मिशेल कहती है हाँ ये हॉस्पिटल है, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम अब सेफ हो। मिशेल आगे कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने उस प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था, मैं इसकी पूरी जानकारी चाहती हूँ। तुमने कहा कि हम सब मर चुके हैं, लेकिन हम सब वापस लौट कर आए, वो भी सही सलामत। वो आदमी सारा कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। मिशेल उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है। वो कहती है कि ये किस तरह से काम करता है और ये हमारे साथ कब से चल रहा है। मिशेल आगे कहती है कि मुझे बस वो बताओ कि तुमने ये ब्लास्ट कहाँ होते हुए देखा था, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ हमें वो बताओ ताकि हम उस बॉम्ब को ढूंढकर वहीं पर डिफ्यूज़ कर सके। दरअसल मिशेल उस बॉम्ब का जिक्र इसीलिए करती है कि उस आदमी को जब स्ट्रोक आया था तब उसने ब्लास्ट का नाम लिया था और वो कहने लगा था कि सारे के सारे लोग मर चुके हैं। बस उसी लिंक को पकड़ते हुए मिशेल उसे ये बात पूछती है ताकि सही समय पे बॉम्ब की पूरी जानकारी मिलने के बाद उस बॉम्ब को ढूंढकर उसे डिफ्यूज़ कर सके। वह आदमी कहता है तुम चाहती हो कि उस बॉम्ब के बारे में मैं तुम्हें बताऊं जो अभी उस जगह पे है, क्या बात है। तभी दो ऑफिसर उसे लेकर जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो मिशेल से कहता है कि तुमसे बात कर अच्छा लगा मिशेल। वो आगे कहता है अगर ये बॉम्ब फट गया और लोग सारे मर गए तो ये हादसा होगा। तभी मिशेल उसे कहती है कि ये सब बस इत्तेफाक है, क्रिपिंग और कुछ भी नहीं। वो आदमी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता जिसे इत्तेफाक का नाम दिया जाए। वो आगे कहता है तुम बस मेरा एक काम करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालने का इंतज़ाम कर दो। और इतना कहकर उसे वो लेकर जाते हैं। आगे उस आदमी को पुलिस स्टेशन इंटरोगेशन रूम में देखते हैं और उससे कुछ पूछताछ चल रही होती है। बाहर आने के बाद मिशेल को पता चलता है कि उस आदमी ने कहा कि उसने एक बॉम्ब लगाया है और वो कुछ ही घंटों में फट जाएगा, और वो ऐसे जगह पे लगाया है वहाँ पर खूब सारी लोग मौजूद हैं। तभी मिशेल उसे कहती है हो सकता है वो कोई मजाक करता हो, लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, पता तो करना ही होगा। आगे हम देखते हैं कैप्टन जेरिड और मिशेल को कैबिन में बुला लेता है। कैप्टन कहता है मुझे तो टेररिज्म का कोई बहुत बड़ा प्लान लग रहा है, क्योंकि उसने पहले भी मर्डर किया है। और ये बात सुनकर मिशेल थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और वो कैप्टन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, बस मुझे ऐसा लगता है।
मैं चाहती हूँ कि मैं उससे खुद सवालात करूँ ताकि उसका असली प्लान क्या है वो हम पता लगा सके। और इस बात पे कैप्टन भी एग्री हो जाता है। उसके बाद मिशेल बैन को कॉल लगाती है और वो कहती है कि पुलिस ने इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए हैं। बैन कहता है कुछ भी कर कर हमें इस सब के बारे में पता लगाना होगा, तुम इस मौके को छोड़ना मत। तभी मिशेल उसके बातों पे समर्थन देती है और वो कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। तभी ग्रेस बैन को बुलाकर उसे हेटर्स की लिस्ट दिखा देती है और वो हेटर्स होते हैं जो फ्लाइट 828 के पैसेंजर के साथ करते हैं। मिशेल कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इन सब के ऊपर रिसर्च करना, जो भी पता लगाना है जल्द से जल्द लगाना होगा। तभी ग्रेस उसे वो वीडियो दिखाती है जो पिछली बार बेन स्टोन ने खुलेआम उसे धमकी दी थी। और वीडियो में वो आदमी साफ साफ कहता है कि बेन स्टोन जैसे कई लोग खूनी हैं क्योंकि उसने खुद मुझे आकर मेरी जगह पे मुझे धमकी दी थी। ये सुनने के बाद बैन कहता है हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। तभी ग्रेस उसकी हेल्प करती है। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं जो कि पूछताछ करने उस आदमी के पास आ जाती है। वो आदमी कहता है कुछ भी मतलब नहीं है मुझे कॉलिंग के बारे में पूछकर। मिशेल कहती है कि मैं तुम्हें कॉलिंग के बारे में पूछने नहीं आई हूँ सच में, बल्कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तुम मुझे सच सच बता दो, बदले में एक नई ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी। वो आदमी कहता है मुझे मेरा लॉयर चाहिए, उसके सिवा मैं बात नहीं करूँगा। तभी मिशेल को बैन का एक मैसेज आ जाता है और वो कॉन्फिडेंस के साथ उसका सारा कत्ता चित्ता खोल देती है, उसके लाइफस्टाइल से लेकर उसकी फैमिली तक। दूसरी तरफ बैन और ग्रेस अब ऑलिव भी उन्हें ज्वाइन होकर उनकी हेल्प करती है। वो लोग हर चीज़ पर रिसर्च करते हैं और उसमें वुल्फ की साइन के ऊपर भी वो लोग रिसर्च करते हैं। फिर जाके पता चलता है कि इस साइन के ऊपर ग्रिपिंग की पूरी डिटेल मौजूद होती है। आगे जाके उन्हें ये पता चलता है कि ये साइन ग्रिपिन और उसके भाई के बीच की होती है और उसके ऊपर एक डेट होती है और वो डेट होती है May 3, 2004। बैन कहता है ये डेट और जिक का कोई ना कोई तो कनेक्शन ज़रूर होगा। तभी ऑलिव कहती है कि इन सबको एक्सपोज करने वाली मिशेल होगी। बैन ग्रेस से कहता है कि ग्रिपिंग के बारे में और कुछ डिटेल होगी तो वो भी निकाल लेना। तभी ऑलिव ग्रिपिंग का सोशल नेटवर्क चेक करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उसका बॉर्न अप डेट और उसकी डेट और अभी की डेट दोनों सेम होते हैं। और रिसर्च करने के बाद उसमें उसके मॉम का नंबर मिल जाता है। बैन कहता है मुझे उससे बात करनी होगी और इसके लिए मुझे उससे पर्सनल मिलना होगा। ग्रेस कहती है कि मैं जाकर उससे मिलूंगी क्योंकि एक मॉम ही एक मॉम का दर्द समझ सकती है और बैन इसके लिए मान जाता है। आगे हम जिक को देखते हैं जो कि किसी के घर को बिना चाबी के खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेकर जाती है। आगे हम सैनवी को देखते हैं जो कि अब काफ़ी ज़्यादा डरी हुई दिखाई देती है और वो हर एक छोटी छोटी आवाज़ों से उसे डर लगने लगा है। और उसका ऐसा बर्ताव देख एक डॉक्टर उसे काउंसलिंग की राय देता है जिसके लिए वो उसे क्लिनिक का विजिटिंग कार्ड भी दे देता है। आगे हम जिक को देखते हैं जो कि उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जिक को देख मिशेल कहती है कि इसे यहाँ पर क्यों लाया है। जेरिड कहता है इसे रेड हैंड पकड़ लिया गया है जो कि लोगों के दरवाजे खोल रहा था, वो भी बिना चाबी के। तभी मिशेल जेरिड को अकेले में लेकर उसे समझाती है जिक और मेरे रिलेटेड कुछ तो कनेक्शन है और मुझे वही पता लगाना है। जेरिड कहता है तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ रहे हो। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे लिए जिक कितना इम्पोर्टेंट है, पर इतना भी नहीं। पहले ये जिक, अभी ये ग्रिपिन। मिशेल कहती है कि मैं तुम्हें ठीक से नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो वहाँ से निकलकर ग्रिपिन के पास जाने लगती है। तभी जिक वहाँ पर उसे रोककर उससे कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन मिशेल उसकी बात नहीं सुनती और वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारी बात सुनने के लिए ज़रा भी टाइम नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिशेल का ऐसा बर्ताव देख जिक को काफ़ी बुरा लगता है। आगे मिशेल ग्रिपिन से मिलने आ जाती है और उसे बताती है कि तुमने वो बैंक रॉबरी क्यों की थी। फिर जाके हमें पता चलता है कि ग्रिपिंग ने ये सब कुछ मजबूरी में किया था। मिशेल उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और मिशेल की ये बात सुनकर ग्रिपिंग लगभग मान ही लेता है। मिशेल उसे आगे कहती है कि ये सब कुछ कनेक्टेड है और वो भी एक दूसरे से। तब जाकर तुम्हें ये फिर से ज़िंदगी मिली है, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और इस कारण मिशेल को बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाने के बाद मिशेल को पता चलता है कि ग्रिपिन को बड़े जेल में शिफ्ट करने वाले हैं। मिशेल कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं उससे सारी बात निकाल लूँगी। और इस बात पे कैप्टन मान जाता है। मिशेल तुरंत बैन को मैसेज करती है और वो कहती है कि ग्रिपिन के बारे में और जानकारी मुझे चाहिए।
आगे हम देखते हैं ग्रेस ग्रिपिंग की मॉम से मिलती है। तब उसे पता चलता है ग्रिपिंग काफ़ी नुकसान में चल रहा था। उसके लिए उसका भाई सब कुछ था। पता नहीं वो यहाँ से चला गया, फिर वापस लौटकर कभी नहीं आया। फिर कुछ ही दिन पहले उसकी मौत की खबर मुझे पता चली थी और हाल ही में मुझे पता चला कि वो ज़िंदा है और जेल में है। वो आगे कहती है अगर वो सच में ज़िंदा है तो उसे जेल में ही रहना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ बाहर सेफ नहीं है। आगे हम सैनवी को देखते हैं और बैन उसे मिलने आता है। बैन उसे समझाता है कि ये जो सारे हादसे जो तुम्हारे साथ हुए हैं वो बाकियों के साथ भी हो चुके हैं और हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। तभी सैनवी उसे एक रिपोर्ट देती है और वो कहती है कि स्कैल और जिक का कुछ कनेक्शन है और वो आगे कहती है कि इसे जितना सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ ये उतना ही उलझता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे कभी सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी। आगे मिशेल ग्रिपिन से कहती है तुमने ये जो भी कुछ किया है वो सब तुमने अपने भाई की वजह से किया है, मुझे पता है। और वो सबूत के तौर उसके भाई का फ़ोटो उसे दिखाती है। वो उसे कहती है कि लोगों को मारकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, प्लीज़ बता दो बॉम्ब कहाँ पे है। और इतना कहते कहते कैप्टन और ग्रिपिन का लॉयर वहाँ पर पहुँच जाता है और इस वजह से मिशेल को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते मिशेल को भेड़िया की घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ से मिशेल जिक से मिलती है और वो कहती है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे तो कहो, क्या कहना चाहते हो तुम। जिक कहता है वो मेरी मॉम का घर था। मिशेल कहती है तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम का घर यही पास में है। जिक कहता है ये तो बस सच्चाई थी और ये बताकर मैं अपने आप को कोई बड़ा साबित नहीं करना चाहता था। वो तो बस मैं वहाँ से गुजर रहा था तो दिल किया कि घर चला जाऊँ। जिक आगे कहता है मुझे पता नहीं कि तुम इस बात पे भरोसा करोगी या नहीं, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। तभी ये बात सुनकर मिशेल उसे कहती है तो जाओ, जाकर अपनी मॉम से मिलो। और इतना कहकर मिशेल उसे जेल से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मिशेल ने जिक को छोड़ दिया और वो इस बात पे जेरिड मिशेल से आर्ग्यू भी करता है। मिशेल उसे कहती है तुम कभी समझ नहीं सकते कि ये सब क्या चल रहा है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिशेल जाने के बाद जेरिड डस्टबिन में से जिक का झूठा ग्लास लेकर जाता है। आगे हम बैन को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होता है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है। बैन कहता है ग्रिपिंग जिस कॉलिंग के बारे में बात कर रहा था असल में वो किसी के मर्डर के बारे में बात कर रहा था। ग्रेस कहती है अब कौन जाने वाला है। बैन कहता है पता नहीं। बैन आगे कहता है कुछ तो गलत हो रहा है। जिक को कॉलिंग आना और वो भी बिना किसी पावर के, और इस सब का मतलब क्या है। ग्रेस आगे कहती है कि ये जो कॉलिंग आती है ये कैसे डिसाइड करती है कि कॉलिंग किसे आनी चाहिए और किसे नहीं। और ये बात सुनकर बैन भी सोच में पड़ जाता है। बैन कहता है मुझे ऐसा लगता है कॉलिंग उसे आती होगी जो उस कॉलिंग के लायक हो या फिर वो उस कॉलिंग का शिकार हो चुका हो, जैसे कि कोई शैतान। आगे हम स्कैल और ऑलिव को देखते हैं और स्कैल ने एक शैतान जैसा दिखने वाला स्टैचू बनाया होता है और स्कैल उसी स्टैचू की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ जिक अपनी मॉम से मिलने घर चला जाता है। ऑफिस में जेरिड जिक का ग्लास फॉरेंसिक लैब में भेज देता है। आगे हम मिशेल को देखते हैं जो कि ग्रिपिन से मिलने आती है। ग्रिपिन कहता है क्या तुम मुझे गुड बाय करने आई हो। मिशेल कहती है कि मैंने उस कॉलिंग का पता लगा लिया है। ग्रिपिन कहता है ऐसा तुम्हें लगता है, पर ये कॉलिंग का फर्स्ट स्टेज है, इसका सेकंड लेवल आना अभी बाकी है। और तभी सारे लॉयर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है, अब तुम आज़ाद हो। तो बताओ बॉम्ब कहाँ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप मैनिफेस्ट सीज़न 1 को हिंदी में इस चैनल के ऊपर देखते हो तो मैं इसका सेकेंड सीज़न जल्दी ही हमारे दूसरे नए चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ख़त्म होते ही आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तभी ग्रिपिंग मिशेल से कहता है मुझे लगता है तुम्हें कहानी में ट्विस्ट पसंद आएगा। आगे हमें एक बड़ा सा मार्केट दिखाया जाता है जहाँ कई सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और बॉम्ब स्क्वाड भी आ जाते हैं और एक छोटे से गाड़ी में रखा बॉम्ब निकालकर उसे डिफ्यूज़ भी कर देते हैं। तभी मिशेल को फिर से भेड़िया की घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे भेड़िया भी दिखता है जो कि किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती है या फिर कोई आने वाला होता है। तभी जेरिड मिशेल से कहता है क्या तुम ठीक हो, देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है, बॉम्ब अब डिफ्यूज़ हो चुका है। मिशेल कहती है अभी तक नहीं। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 1 का एपिसोड 15 ख़त्म हो जाता है।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवी और वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।